सो गाइस, इस वीक के अभी सिर्फ दो सेशन हुए हैं। आज हम सिर्फ दूसरे सेशन के अंदर ही हैं और दोनों ही सेशन में मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है। अब गैप डाउन ओपनिंग पर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी लगातार अपने दो इंपॉर्टेंट बेसिस तोड़ चुका है। पहले तो 282 पिछले हफ्ते तोड़ा और 272 के नीचे आज के दिन काम कर रहा है। इस तरह की पोजीशन जब भी बन रही हो, पैनिक होए या फिर थोड़ी स्ट्रैटेजी को समझते हैं इसी चीज को कि ये हो क्यों रहा है, और अगर आपको यहां पर कुछ स्ट्रैटेजी बनानी है तो स्ट्रैटेजी कैसे हो सकती है। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर पहली बार आए हो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से। फॉर एग्जांपल, वैल्यूएशन कंसर्न, सेक्टर हेडविंड और प्रॉफिट टेकिंग एंड मार्केट वीकनेस। पहला पॉइंट तो मैंने अभी आपको बता ही दिया, मार्केट वीकनेस को लेकर के। प्रॉफिट टेकिंग एक बहुत छोटी टर्म है जिसको आसान है कहना कि भाई प्रॉफिट बुकिंग आ रही है इसी वजह से गिर रहा है। इसको हम यहां पर यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें जरूरत किस चीज की है, वैल्यूएशन कंसर्न। जब भी बात आती है वैल्यूएशन की तब आप कहते हो भाई लगता है स्टॉक महंगा है, लेकिन यह भी अपने आप में आधी अधूरी बात हो जाती है। ध्यान से सुनो, यहां पर बात हो रही है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट्स। ये है कंपनी के मेजर कंसर्न। जब भी आपको ROE और ROA पे कमी देखने को मिलती है तो स्टॉक की वैल्यूएशन अगर टॉप पर हो तो वो करेक्शन पर आती है। फॉर एग्जांपल, इन दो पॉइंट्स के साथ में आप तीन चीजें और मिलाते हो, प्राइस टू बुक, EPS और आपका PE। ये तीन चीजें अगर आप और अच्छे से ऐड कर जाते हो तो आपको समझ में आता है कि भाई मुझे अभी इंतजार करना चाहिए। ठीक है, मुझे अभी इंतजार करना चाहिए। अब इस इंतजार में आपको एक पॉइंट और मिलेगा, यहां पर आओ। कंपनी का करंट रेशियो जो कि इस समय 1.43 पे है। 1.43 का करंट रेशियो डिसेंट माना जाता है। इसका मतलब यह होता है कि कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेट्स आसानी से दे सकती है, चुका सकती है। ठीक है, 1.43 करंट रेशियो इस समय कंपनी का है। लेकिन 1.5 से 2.0 का अगर करंट रेशियो हो कंपनी, किसी भी कंपनी का, स्पेशली NBFC सेक्टर में, मैं NBFC सेक्टर की बात यहां पर कर रहा हूं। अलग अलग सेक्टर में करंट रेशियो अलग डिसाइड होता है कि उसका करंट रेशियो कितना होना चाहिए, किस रेंज पर होना चाहिए जहां पर वो हेल्थ कंपनी की अच्छी शो करता है। तो अगर NBFC की बात करें तो NBFC में 1.5 से 2.0 का हेल्दीयर माना जाता है करंट रेशियो। इस समय कंपनी डिसेंट पर है। ठीक है, इससे क्या डिसाइड होता है, इससे ये डिसाइड होता है कि कंपनी अपने एसेट्स को किस तरह से यूटिलाइज कर रही है। और यही चीज अभी हमने कहां पर देखी, यही चीज अभी हमने ROE और आपके ROA में देखी है। ठीक है, तो दो पॉइंट आपके पास में आ जाते हैं। अब आपके पास तीसरा पॉइंट आता है कंपनी का EPS, जो कि दिसंबर में 2.52 आया है। सितंबर के कंपैरिजन में 0.04 गिरा है आपका EPS। अब इसके पहले अगर आप देखोगे कंपनी का EPS फ्लैट चल रहा था। कंपनी क्या कर रही है, आप कहोगे कि भाई EPS में इतनी कमी नहीं आई है, तो ये नेगेटिव साइन नहीं है। कंपनी का EPS ऑलरेडी फ्लैट चल रहा है, ये नेगेटिव साइन है। क्योंकि EPS फ्लैट चल रहा है और उसके साथ में अगर आप इसका PB और PE रेशियो देखोगे, यहां पर देखना, ये कंपनी का पिछले 5 साल का PB ग्राफ है। अगर आप इसका PB रेशियो देखोगे तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक एक हायर वैल्यूएशन लेकर के चल रहा है। कंपनी में ज्यादा अप्रोप्रिएट PB कहां देखने को मिलता है, 1 पॉइंट के पास में या फिर 1.3 पॉइंट के पास में। यह है कंपनी का ज्यादा अप्रोप्रिएट PB रेशियो। यानी कि इस समय अगर स्टॉक पर करेक्शन आ भी रही है तो ये हेल्दी करेक्शन है। ठीक है, मतलब चार टेक्निकल्स के अकॉर्डिंग आपकी ये करेक्शन हेल्दी है। पहला ROE ROA, दूसरा EPS और चौथा आपका PB और PE दोनों एक दूसरे के साथ ही पैरेलल ही चलते हैं। बट आपका EPS इन दोनों के पैरेलल से ऊपर होना चाहिए, जो इस समय काफी लंबे टाइम से फ्लैट भी चल रहा है। सितंबर के क्वार्टर कंपनी ने फ्लैट दिए थे, ये बात आप लोगों को याद होगी। फ्लैट के साथ कंपनी में थोड़ा सा ग्रोथ भी कमाया था, लेकिन दिसंबर में कंपनी ने इस ग्रोथ को बहुत अच्छे से बढ़ाया भी। अब आप एक चीज समझ सकते हो कि यहां पर भाई मार्केट, हम कह लें कि भाई मार्केट में गिरावट है, इस वजह से यहां पर भी गिरावट है, लेकिन इतनी सी बात नहीं है। कंपनी ने अगर बेंचमार्क लगाया अपने एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ परसेंटेज पर, यानी कंपनी के मार्जिन अगर बढ़े रेवेन्यू के अंदर, लेकिन कंपनी ने उसके उल्टा किया। यहां पर कंपनी के प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट पर कंपनी ने उसका उल्टा भी यहां पर किया कि इतने सालों के अंदर, मतलब जब से कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई है उसके बाद से पहली बार है
कि कंपनी ने इतना खराब एनुअल प्रॉफिट ग्रोथ परसेंटेज दिया है। तो एक तरफ कंपनी ने बेंचमार्क लगाया, एक तरफ कंपनी ने डाउन मार्क लगाया, तो दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट चले गए। इसकी वजह से डिसाइड होते ही कंपनी की वैल्यूएशन हायर पीई पर भी कैसी है। हायर पीई आपको दो चीजें इंडिकेट करता है, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया। पहला ये कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है। इन्वेस्टर इन द सेंस रिटेल इन्वेस्टर, हम लोग नहीं, इन्वेस्टर हायर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आप समझ सकते हो, जहां पर एफआईज लगातार कंपनी पर सेलिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन होती है कि पी अगर ज्यादा हो तो वो ये नहीं बताता कि स्टॉक महंगा है हमेशा, वो ये भी बताता है कि एक्सपेक्टेशंस कंपनी से ज्यादा है। अगर कंपनी उस एक्सपेक्टेशंस पर अपनी वैल्यूएशन नहीं निकाल पाती है तो स्टॉक में गिरावट आती है, और यही आरओए, आरओई, कंपनी का ईपीएस और पीबी आप लोगों को बताता है। यानी कि हाई पीपीई रेशियो हमेशा एक कंसर्न नहीं होता, बट बाकी के रेशियो साथ में मिलाने के बाद पता चलता है कि ये कंसर्न है या पर नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। कहीं भी आप किसी भी कंपनी पर काम कर रहे हो, इन सभी चीजों को आप जरूर देख करके चला करो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अभी स्टॉक के टेक्निकल 33.8 का एमएफआई है, 30.9 का आपका आरएसआई है, और ये है स्टॉक का चार्ट पैटर्न। सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। ये है चार्ट पैटर्न 282, ये वाला ट्रेंड 282 और 272, ये दो ट्रेंड्स आपके टूट चुके हैं। नेक्स्ट बेस आपका आता है 259 पर। अब यहां पर ध्यान से देखना एक बार, ये है आपका ब्लैंक स्क्रीन। ये बेसिस कैसे डिसाइड होते हैं और भाई मैं करूं क्या इनका, पहले तो मुझको ये बता। ध्यान से देखो क्या होता है, मार्केट कभी भी सर्टेन नहीं रहता, मार्केट कभी भी एक तरफा नहीं रहता। अभी मार्केट गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं मार्केट जिंदगी भर गिरेगा, अभी स्टॉक गिर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक जिंदगी भर गिरेगा। आपने सभी रेशियो समझ लिए, आपने सभी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो आपने यहां पर समझ लिए। अब उनके हिसाब से आपको ये देखना है कि कब ये स्ट्रांग होते हैं फंडामेंटल्स, ताकि मुझे रिकवरी ना मिले। मतलब मान लो कि मार्केट अचानक से बड़े ब्रेकआउट की तरफ जाता है, ठीक है, मार्केट ने ब्रेकआउट तो तब भी दिए थे जब आपका स्टॉक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज 232 पर था, लेकिन तब भी स्टॉक ने ब्रेकआउट ऊपर नहीं दिया क्योंकि वहां सितंबर के रिजल्ट नीचे आए थे जून के कंपैरिजन में। समझे इस चीज को? तो अगर मार्केट यहां से ब्रेकआउट भी देने के लिए निकल जाता तो क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रेकआउट के लिए जाएगा साथ में, या पर रिकवर होकर के ही रह जाएगा? बिल्कुल भैया, यही चीज है, सिर्फ रिकवर होकर के ही रह जाएगा, लेकिन कहां से कहां तक। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहां पर क्या देखा कि 272 आपका तोड़ दिया, 259 आपका नेक्स्ट बेस है। मान लो 259 पर स्टॉक गिरता है और वहां पर मार्केट ब्रेकआउट दे देता है, तो जियो फाइनेंशियल क्या करेगा? जियो फाइनेंशियल भी छोटी सी रिकवरी के लिए जाएगा, शायद 272 तक चला जाए, जो एक रिजेक्शन का काम करेगा। मार्केट फिर ब्रेकआउट दे रहा है, लेकिन जियो फाइनेंशियल क्या करेगा भैया? 279 272 के ऊपर नहीं जा पाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, यानी वहां कंपनी को क्या जरूरत होगी? अपने उन सभी रेशियो की जो भी हमने डिस्कस करी। लेकिन दूसरा पॉइंट देखते हैं, मार्केट अभी और गिरता है और जियो फाइनेंशियल क्या करता है? 272 आज ऑलरेडी तोड़ चुका है, 259 के भी नीचे आ जाता है। वहां आपको करना है इंतजार मार्केट के भी सुधरने का और कंपनी के उन सभी रेशियोज को पॉजिटिव करने का। ये सब चीजें होती है तो आपका स्टॉक क्या करता है, यहां पर देखना। इस तरीके से आपके डिसाइड होते हैं ट्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल ये आपका पहले था रिस्ट्रिक्शन। ये रिस्ट्रिक्शन क्यों बना? क्योंकि एक टाइम पर पहले भी ये पॉइंट आपका रिस्ट्रिक्शन का रहा है। फिर स्टॉक क्या करता है? यहां पर बेस बनाता है। यहां बेस क्यों बनाया? क्योंकि पहले भी या तो ये आपका एक बेस रहा था या एक रिस्ट्रिक्शन रहा था। स्टॉक यहां से नीचे गिरता है, फिर यहां से भी नीचे गिर जाता है, यहां पर फिर रुकता है, जैसे कि 272 फॉर एग्जांपल यहां पर रुकता है क्योंकि पहले भी ये आपका एक बेस रहा है, यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन पॉइंट रहा है। अब स्टॉक क्या करता है भाई? मार्केट यहां भी नहीं सुधरा, कंपनी की वैल्यूएशन यहां भी नहीं सुधरी, स्टॉक और गिरता है। ये यहां पर भी आप बेस लेता है क्योंकि ये पहले आपका एक बेस रहा है, यहां पर रिजेक्शन पॉइंट रहा है। स्टॉक यहां भी नहीं रुकता, यहां से भी नीचे गिरता है, यहां पर ये आपका बेस रहा है पहले, यहां पर रिजेक्शन लेवल रहा है। अब आप ये भी नहीं समझे होंगे, यहां पर एक चीज ध्यान से देखना, कभी भी किसी भी स्टॉक में आप काम कर रहे हो, चार्ट पर जाओ पहले। सबसे पहले आप उसका ऑल टाइम चार्ट निकाल लो। वहां पर चाहो तो आप फिबोनाची लगा दो, ठीक है, यहां पर आप 50 EMA लगा दो। 50 EMA यूजुअली इन्वेस्टर के लिए काम करता है। यहां पर अगर आप चाहो तो वहां पर लगा सकते हो 21 EMA और 7 EMA, इन दोनों को एक दूसरे के साथ खड़ा कर दो।
तो वहां आपको समझ में आएगा, दिखेगा आपको ग्राफ पर कि भाई कौन कौन से पॉइंट्स मेरे पास एवरेज निकल करके आता है, जहां पर मूविंग एवरेजेस पर कंपनी ने या तो ब्रेकआउट दिया है या वहां से ब्रेक डाउन दिया है। जब आप इन ईएमएस को लगाते हो अपने चार्ट के ऊपर, तब आपके पास इसी तरह से ये ट्रेंड्स निकल करके आ जाते हैं कि पहले क्या बेस था, अब क्या बेस होगा, फिर क्या बेस होगा, फिर क्या बेस लाइन होगी। इस तरीके से आप अपने ट्रेंड्स को डिसाइड करते हो कि भाई मार्केट अगर सुधरा नहीं तो ये तो है नहीं कि भैया मैं हर पॉइंट पर एवरेज करता चलूंगा। इतना आसान तो नहीं होता ना, इतना जेब तो कोई भी लेकर के नहीं चल रहा। अगर लेके चल रहे हो आप लोग बहुत बढ़िया बात है, बट स्टिल जिसके पास नहीं है वो क्या करता है, वो देखता है भाई यहां नहीं टिका, यहां नहीं टिका, यहां भी नहीं टिका, तो भैया मैं वेट करता हूं। ये नहीं कि हर पॉइंट पर एवरेज करने के लिए निकल दिए। तो आपको इस तरीके से अपने ट्रेंड्स डिसाइड करने होते हैं खराब मार्केट पोजीशन पे भी, रादर देन कि हम पैनिक करें और भाई कुछ भी करते करते अपना नुकसान खा रहे हैं, वहां भी नुकसान खाया और पता चला जब मार्केट बुल हुआ तो भैया एंट्री करने के लिए कुछ बचा नहीं। आई बिलीव कि इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब कर दिया करो, इस चीज के पैसे नहीं लगते। मिलता अगले वीडियो में।